प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इससे पूर्ववर्ती वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रमुख रणनीतियां रहीं, उनमें जो संविधानिक जो रणनीति थी, जिसको कि प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी जिन्हें उदारवादी भी कहा जाता है, उनके द्वारा अपनाया गया था, का वर्णन किया था और उस पर विस्तृत चर्चा की थी। चर्चा की इसी कड़ी में हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं जो उग्रवाद राष्ट्रवादी थे या जिनको सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कहा जाता है, उनके द्वारा अपनाई गई प्रमुख रणनीतियों पर। तो ये दूसरी पीढ़ी के जो राष्ट्रवादी थे, इनमें जो प्रमुख थे वो थे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। इनको सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल भी कहा जाता है। इनमें और जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, उनमें क्या क्या प्रमुख अंतर है, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम जो प्रमुख अंतर था वो था इनके लक्ष्यों को लेकर। इनमें ये हम देख सकते हैं कि जो प्रमुख उग्र राष्ट्रवादी थे, उनमें एक नाम आता है श्री अरविंद घोष का। उन्होंने सर्वप्रथम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। उनको छोड़ के बाकी जो उग्रवादी थे, उनका जो लक्ष्य है वो स्वराज, उन्होंने स्वराज नाम दिया था उसको, परंतु वो जो डोमिनियन स्टेटस की परिकल्पना है उसके आसपास ही था। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य उनका भी नहीं था। तो लक्ष्यों के आधार पर कोई विशेष अंतर नहीं था, परंतु ये था कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो रफ्तार है, उदारवादी उस धीमी रफ्तार से भी संतुष्ट नजर आ रहे थे, जबकि उग्रवादी जो है क्रांतिकारी परिवर्तन और त्वरित सुधारों की मांग कर रहे थे। दूसरा जो प्रमुख बिंदु है जिसके आधार पर हम उग्र राष्ट्रवादियों और प्रारंभिक राष्ट्रवादियों या उदारवादियों में अंतर करते हैं उनकी रणनीति वगैरह में, वो है साधन और दृष्टिकोण। हालांकि हम जब जो दूसरी पीढ़ी के राष्ट्रवादी हैं उनको उग्रवादी कहते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो उनसे पूर्ववर्ती पीढ़ी के जो राष्ट्रवादी थे, जिन्हें उदारवादी कहा जाता है, उनसे सापेक्ष रूप से ही उग्रवादी थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई सशस्त्र क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी आंदोलन एक भिन्न आंदोलन था और उग्रवाद राष्ट्रवादी आंदोलन केवल सापेक्ष रूप से उग्र था कि वो उदारवादियों से कुछ अधिक संघर्ष की इच्छा रखते थे, परंतु वे भी सशस्त्र क्रांतिकारी नहीं थे। उन्हें जो हमें ये देखना चाहिए, जो प्रारंभिक उदारवादी थे, वे अंग्रेजों को एक न्यायपूर्ण जाति मानते थे और उन्हें उम्मीद थी कि भारतीयों की जो मांगे यदि हम तार्किक रूप से उनके समक्ष रखेंगे तो वे अवश्य उनको पूरा करेंगे। जबकि उग्रवादी ऐसे किसी भ्रम में नहीं थे। उन्हें जो ब्रिटिश शासन का जो शोषणकारी चरित्र था उसकी पूरी जानकारी थी। उन्होंने जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो रणनीति है उसमें निष्क्रिय प्रतिरोध, बहिष्कार और स्वदेशी की सलाह दी थी। एक बात हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो उत्तरवर्ती जो राष्ट्रवादी है या जिनको हम उग्रवादी कह सकते हैं, राष्ट्रवादी कह सकते हैं, वे इस प्रकार की जो रणनीति अपना पाए, उसका प्रमुख कारण यही है कि उदारवादियों द्वारा पहले से ही जो राष्ट्रवादी आंदोलन की सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई थी। ये उसकी तार्किक परिणति था कि मांगे भी अधिक जोर शोर से उठाई जाने लगी और आंदोलन भी अधिक जोर शोर से किए जाने लगे। प्रमुख उग्रवादी जो राजनेता थे, महाराष्ट्र में थे बाल गंगाधर तिलक। उनका ये वक्तव्य काफी प्रसिद्ध है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। जो
बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने दो प्रमुख अखबार निकाले थे, जिनका नाम था मराठा, जो अंग्रेजी भाषा में था, और केसरी, जो मराठी भाषा में था। और उन्होंने सर्वप्रथम जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलनकारी राजनीति अपनाई थी, और जो बंग विरोधी आंदोलन था 1905 का, उसमें भी उन्होंने बहिष्कार, स्वदेशी शिक्षा आदि का समर्थन किया था। और उनके जो उन पे राजद्रोह का जब मुकदमा चलाया गया और उन्हें कारावास की सजा दी गई, तब सर्वप्रथम जो बंबई के जो मिल मजदूर हैं, उन्होंने सर्वप्रथम राजनीतिक कारण से उस समय हड़ताल की थी। उग्रवादी जो राष्ट्रवाद है, या उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन का जो चरण है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, वो क्यों उभरा, इसके कारणों पर हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम जो एक कारण वो था कि उदारवादी पद्धति से जो पर्याप्त परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे, इससे जनता में असंतोष था। दूसरा कारण ये था कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं काफी मजबूत होती जा रही थी, जनता में उनका काफी प्रसार होता जा रहा था। इसका प्रमुख कारण है कि 1900 के आसपास अकाल, महामारी आदि की स्थितियों में सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता और उपचार हेतु प्रयत्न नहीं किया गया था, जिस कारण भारी मात्रा में जनहानि हो रही थी। और जो प्रशासन था, उसका पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट था। इस कारण से लोगों में काफी असंतोष व्याप्त था। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने साम्राज्यवादी हितों को ध्यान में रखते हुए अकाल की स्थितियों में भी भारत से जो अनाज के निर्यात को अनुमति दे दी जाती थी, जिससे भारत में जो गरीब लोग हैं उन तक अनाज उनकी पहुंच से बाहर हो जाता था, कीमतों की दृष्टि से भी, उपलब्धता की दृष्टि से भी। और इस कारण से भारी मात्रा में जनहानियां हो रही थी भारत में, लाखों की तादाद में लोग भुखमरी का शिकार हो रहे थे। फिर जो बंगाल का विभाजन किया गया था अंग्रेजों द्वारा, फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत 1905 में, उसके कारण भी जनमानस में असंतोष था।